सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या रखनी चाहिए। अब आपको स्ट्रैटेजी आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान आज है उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी, और पूरी रिसर्च टीम से भी हम करने वाले हैं बातचीत। परिचय करा दें, देवांशी से जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल, और रूस के शेयर होंगे बाहर, कहां आएगा पैसा, वरुण से हम समझेंगे वेदांता की डीलिस्टिंग और ऑफर का पूरा फंडा। आशीष हमें बताएंगे अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग की सुविधा के तौर तरीके। बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो वीकली एक्सपायरी पर हमने देखा निफ्टी करीब 100 अंकों से ज्यादा टूटकर 16,498 पर बंद हुआ। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें 350 अंकों से ज्यादा गिरकर 55,100 के पास बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 428 अंक टूटकर 34,944 के स्तर पर आज हुआ बंद। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा आज सामने आया है उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में की है भारी भरकम बिकवाली 6,644 करोड़ रुपए की। वहीं डीआईआईज ने करी है करीब 4,799 करोड़ रुपए की खरीदारी। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार आज अच्छी शुरुआत के बावजूद क्यों फिसले। भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच आज कमजोरी भरा सेशन रहा। वैसे शुरुआत काफी मजबूती के साथ हुई और उस मजबूती के पीछे वजह थी कल की अमेरिकी बाजारों की शानदार तेजी। वहां से संकेत लेते हुए भारतीय बाजार सेंचुरी मारकर निफ्टी पर 100 पॉइंट ऊपर खुलते हुए दिखे। 16,700 के आसपास खुलने के बाद वहां से थोड़ी और मजबूती बनाई, 16,750 के ऊपर भी निकले, लेकिन मिड सेशन से लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। और आज कमजोरी की जो वजह बनी, ऊपरी लेवल से जो फिसले, उसमें एक सबसे बड़ा योगदान कल की एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े का था। कल कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में एफआईआईज ने जमकर बिकवाली की और इसने थोड़ा मूड खराब किया। दूसरा, आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी थी तो थोड़ा सा प्रेशर उस वजह से भी था। तीसरा, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कोई खास अच्छी खबर और आती नहीं दिखी। युद्ध थोड़ा तेज ही होता हुआ दिख रहा है, वहाँ से भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आया। तो ये सारे ट्रिगर्स थे जिनके चलते ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाए और फाइनली लगभग 100 अंकों के नुकसान के साथ 16,500 के अहम लेवल के नज़दीक निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी 35,000 के अहम लेवल से थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ दिखा। तो नुकसान रहा। आज फिर से कमजोरी की लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से आती दिखी। बैंक्स भी खराब थे, ऑटो शेयर भी खराब थे, और वो जो बिल्कुल आप देख रहे हैं ना कि तेजी के वक्त मेटल शेयर जोश में आ रहे हैं, वहीं पर थोड़ी बहुत खरीदारी होती दिख रही है। कच्चा तेल जो इतना तेजी से बढ़कर आया, हाँ एक मूड खराब करने वाला फैक्टर ये भी था। अगर 118-120 डॉलर पर कच्चा तेल है तो हमारा इंपोर्ट बिल तो खराब होना ही है, इन्फ्लेशन बढ़ना ही है। ये सारे डर हैं जिनके चलते बाजार को ऊपर टिके रहने में मुश्किल आती दिख रही है। तो जब तक कोई बहुत अच्छी खबर ना आए रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर, तब तक बाजारों के लिए ऊपर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जब भी खरीदारी आती है थोड़ी सी पॉजिटिव माहौल आप बनते हुए देखते हैं, फिर बिकवाली हो जाती है और फिर से नुकसान होता हुआ दिखता है। तो यही माहौल आज भी नज़र आया। तो जो कुछ भी अच्छी चीज़ है वो सिर्फ ये है कि भाई अमेरिकी बाजार उतने ख़राब नहीं थे, लेकिन नेगेटिव साइड पर युद्ध से लेकर ब्याज दरें बढ़ने के खतरे से लेकर कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम, एफआईआईज की बिकवाली, ये सब भारतीय बाजारों को आज भी परेशान करते हुए दिखे। एक और अच्छी बात अंत में बता दूं, और वो ये कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद थी आज फिर से ज़्यादा, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में उतनी मंदी का माहौल नहीं है जितना आपको सेंसेक्स और निफ्टी में नजर आ रहा है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में चुनिंदा खरीदारी आज भी फंड्स की तरफ से और इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिली। आइए अब सीधे बाजार का सेक्टर स्पेसिफिक अपडेट देते हैं। हमारी सहयोगी देवांशी आशर हमारे साथ है। देवांशी जरा बताएं आज बाजार में जिस तरीके से कारोबार हुआ, कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा मजबूती दिखी और कहां पर कमजोरी रही आज? जी बिल्कुल, आप देखिए आज बाजार में ग्लोबल मार्केट्स के चलते हमारे बाजार में भी मजबूत शुरुआत होती हुई दिखी थी, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली आती हुई दिखी और उसके सेकंड हाफ में हमने देखा कि बिकवाली हावी होती हुई दिखी। आज की एक्सपायरी में गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने मिली है और लाल निशान में निफ्टी 108 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 16,500 के लेवल्स के नीचे बंद होते हुए दिखे और निफ्टी बैंक भी 35,000 के लेवल्स के नीचे आज फिसलकर बंद होते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही आप देखिए ज्यादातर इंडाइसिस थे ब्रॉडर मार्केट्स में आज बिकवाली हावी होती हुई दिखी। स्मॉल कैप इंडाइसिस, मिड
कैप इंडाइसिस में आज बिकवाली थी। और अब देखिए जो हैवी वेट्स थे वहां पे भी आज बिकवाली हावी होती हुई दिखी। गेनर्स की लिस्ट में आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स से, मेटल स्टॉक्स से, शुगर स्टॉक्स से जहां पे थोड़े से गेन्स आते हुए दिखे। हॉस्पिटल स्टॉक्स में आज थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखा था। सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की बात करें, अब देखिए ओएनजीसी यहाँ पे गेन से, पावर ग्रिड, विप्रो, यूपीएल में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट्स ये टॉप लूजर्स आज के ट्रेडिंग सेशन के रहे हैं। इसके साथ ही आज खबरों के चलते काफी एक्शन देखने मिला। यूपीएल जो बायबैक को मंजूरी मिली उसके चलते, और ओवरऑल एग्री स्टॉक्स में भी आज एक्शन था। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ पे विनिवेश की खबरें आती हुई दिखी, उसके चलते डबल डिजिट गेन्स करीब 18% तक की मजबूती इस स्टॉक में देखने मिली थी। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया पूंजी जुटाने पर आज बैठक, इसके चलते मूवमेंट आती हुई दिखी। और एस्कॉस आज फोकस में था। अब देखिए जो ओवरऑल इसके जो फ्यूचर्स के प्राइसेस हैं वो काफी डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, और इसके चलते भी आज एस्कॉस पर फोकस बनता हुआ दिखा। इसके साथ ही गेनर्स की बात करें, आईटी स्टॉक यहाँ पे अच्छी तेजी आती हुई दिखी। साइंट, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एलएनटी, इन्फोटेक, इन सब में आज 3% से लेकर 7% तक के गेन्स देखने मिले थे। दूसरी तरफ मेटल स्टॉक्स आज फोकस में थे। हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखी। गेल, ओएनजीसी, जो ब्रेंट क्रूड का भाव हम देख रहे हैं 10 साल के ऊपरी लेवल्स को छूता हुआ दिखा, इसके चलते अच्छे गेन्स। शुगर स्टॉक्स जैसे मैंने कहा, बजाज, हिंदुस्तान, धामपुर शुगर, अवध शुगर में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। लेकिन दूसरी तरफ अगर लूजर्स की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स से ऊपरी लेवल से काफी प्रेशर आता हुआ दिखा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक पर। दूसरी तरफ ऑटो स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने मिली। और इसके साथ ही इन सब के बीच में जो आपकी कमाई होती हुई दिखी, जी बिजनेस के सुपर हिट कॉल, सबसे पहले आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल पर आज आपको राय मिली थी। गेल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन सब पर राय मिलती हुई दिखी थी। और आखिर में धामपुर शुगर पर भी आज आपको खरीदारी करने की राय सिमीजी की तरफ से मिली। तो इन ऑल आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट थी। चुनिंदा स्टॉक से जहां पे खरीदारी आती हुई दिखी, कुछ सेक्टर्स थे या पॉकेट्स थे जहां पे आज खरीदारी थी, लेकिन ज्यादातर सेकेंड हाफ में आज एक्सपायरी के दिन प्रेशर जरूर आता हुआ दिखा। ये तो आप बाजार का आज का हाल रहा। अब आज के खास मेहमान सिद्धार्थ सिडानी का रुख कर लेते। सिद्धार्थ जी, अब सवाल वही होगा कि बाजार के इस माहौल में स्ट्रैटेजी किसी को क्या रखनी चाहिए, किन लेवल्स तक हम बाजार को जाते हुए अभी देख रहे हैं, साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक आज आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर है स्वाति, तो मुझे लगता है कि आपको अभी बाजार, इंडेक्स के ट्रेडर अगर आप नहीं है तो आपको बाजार उतना देखना नहीं चाहिए। हाँ, इंडेक्स के ट्रेडर है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तब ठीक है, बाजार को देख सकते हैं। बट अगर आप निवेशक है, पोजिशनल निवेशक है, तो बाजार को ना देके आप स्टॉक स्पेसिफिक करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी उठापटक बरकरार रहेगी, नीचे में 16,200 और ऊपर में 16,700, यही एक लेवल जो हम देख रहे हैं टेक्निकली तौर पे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आपको शॉर्ट टर्म मतलब 2-3 दिनों के लिए अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी अपनानी हो तो एक कंपनी होगी ट्रेंड, इसके ऊपर आप खरीदारी करनी चाहिए। आपको 1130 के आसपास का भाव है, क्लोजिंग है, आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1065 और टारगेट लगाना चाहिए 1203 का। ये है ट्रेंड पे खरीदारी की राय। एक दो दिनों के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूं। अगर पोजिशनल 1 महीने के हिसाब से, जिसको हमने पिक ऑफ द मंथ के रूप में भी इंट्रोड्यूस किया है हमारे क्लाइंट के लिए, और वो है नौकरी पे खरीदारी की राय है। इन्फो एज जिसका दूसरा नाम है, अभी का भाव होगा 4590 के आसपास। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 4250, ये पोजिशनल है 4250, और टारगेट लगाए 5450। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है जो पूज, नौकरी.com, साथ ही साथ जोमेटो, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है नौकरी, इन्फो एज, इस पे खरीदारी की राय, टारगेट होगा 5450। जी, तो सिद्धार्थ सिडानी की राय है, अगर 1 से 2 दिन का नजरिया है तो ट्रेंड में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी, और महीने भर के सजेशन के लिए इन्फो एज उन्होंने चूज किया है अपने पोजिशनल पिक के तौर पर। आगे बढ़ते हैं और खबर यह है कि वेदांता 13 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान कर चुका है, और डी लिस्टिंग ऑफर के बाद की अब टाइमलाइन क्या है, जरा समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। बताइए वरुण। देखिए, मई 2020 ये वो तारीख है जब सबसे पहले वेदांता ने डी लिस्टिंग का ऐलान किया था। तब स्टॉक का प्राइस करीब 90 के आसपास था, और डी लिस्टिंग का जो प्राइस निकल के आया था वो था 87 रुपीज़ 25 पैसे का। अक्टूबर 2020 में डी लिस्टिंग के ऑफ़र को एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन तब जो डी लिस्टिंग का ऑफ़र था वो सफल नहीं हो पाया था। तो इसके बाद
इस कंपनी के प्रमोटर्स ने इस कंपनी में हिस्सा बढ़ाना शुरू किया। दिसंबर 2022 में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने 160 के भाव पे 5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी। इसके पहले प्रमोटर्स के पास 50% के आसपास का हिस्सा था। हिस्सेदारी खरीदने के बाद 55% के आसपास पहुंच चुका। उसके बाद जनवरी 2021 में फिर से इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 10% का हिस्सा खरीदने के लिए ऑफर लाए थे 160 रुपये के भाव पे, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने के चलते ऑफर प्राइस जो है उसको बढ़ाया गया और मार्च 2021 में 7.5% हिस्सा खरीदने के लिए इस कंपनी के प्रमोटर्स 235 के भाव पे ऑफर लेके आए। तब जो ऑफर था 57.5% भरा, तो इसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स जो है उनका स्टेक 55% से बढ़ के करीब 65% के आसपास हो गया। नवंबर 2021 ये वो समय था जब फिर से प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से करीब 4.5% हिस्सा खरीदा और ये जो हिस्सा खरीदा गया वो 350 रुपये प्रति शेयर के भाव पे खरीदा गया। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का हिस्सा जो है वो करीब 70% के आसपास पहुंच चुका था। तो डीलिस्टिंग ऑफर लाने से प्रमोटर की हिस्सेदारी खरीदने तक अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का हिस्सा जो है 20% बढ़ा। डीलिस्टिंग ऑफर तो फेल हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद प्रमोटर्स ने हिस्सा बढ़ाने के लिए करीब 14,000 करोड़ के आसपास का खर्चा जो है वो किया है। हालांकि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने या फिर इस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी लोगों को दिया, क्योंकि जब से डीलिस्टिंग ऑफर लाया गया था तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने करीब 55 रुपये प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड दिया, यानी कि करीब 20,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड जो है ये कंपनी दे चुकी है। हालांकि हिंदुस्तान जिंक से भी इस कंपनी को अच्छा खासा डिविडेंड मिला है। हिंदुस्तान जिंक ने तब से अब तक करीब 56 रुपये प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड दिया, यानी कि हिंदुस्तान जिंक ने कुल मिला के 23,500 करोड़ जो है वो डिविडेंड के तौर पे बांटे हैं। हालांकि बीच में काफ़ी सारे और इवेंट्स हुए। इस कंपनी ने पहले कहा कि हम रिस्ट्रक्चरिंग भी करेंगे, लेकिन वो भी फेब 2022 में कंपनी ने कहा कि अब हमें रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे बड़े इवेंट जो है इस कंपनी में देखने मिले। डीलिस्टिंग का जो ऑफर मई 2022 में शुरू हुआ था वो फेल होने के बाद लगातार प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ाया, लगातार प्रमोटर्स ने डिविडेंड दिया और इसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान था उसको भी कंपनी ने ठंडे बक्से में डाला। तो काफ़ी इवेंटफुल पिछले 2 साल रहे हैं वेदांता के लिए। बहुत धन्यवाद वरुण, पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फुटसी ने रसल रूस को सभी इंडेक्स से हटाने का ऐलान किया है। अब इससे भारत को कितना फायदा होगा, जरा समझते हैं। हमारे शो की देवांशी आशर हमारे साथ है। देवांशी, जरा बताएं, रूस को तो झटका, पर भारत को कितना फायदा? जी बिल्कुल, आप देखिए सुबह ही आज फुटसी रसल और साथ ही MSCI इंडेक्स ने ये कहा है कि वो रूस की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको अपने इंडेक्स से हटा देंगे। अगले हफ्ते तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और रूस की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको सारे इंडाइसिस से हटा दिया जाएगा। ये जो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं फुटसी रसल और MSCI इंडेक्स से ये बाहर हो जाएगी। आप देखिए पिछले हफ्ते हमने देखा था कि रूस ने अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उसको बेचने पर प्रतिबंध कर दिया था और इसी के चलते अब वो एक अनइन्वेस्टेबल सिक्योरिटीज़ हो जाती हैं और इसके चलते MSCI इंडेक्स से भी और फुटसी से भी ये जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो बाहर हट जाएंगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों इंडेक्स में जो रशिया है उसके करीब 2% तक का वेटेज है। अब किन कंपनीज या किन जो देश हैं उनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा इसके चलते? अब सबसे पहले तो क्योंकि ये अब ज़ीरो वैल्यू हो चुकी है, अनइन्वेस्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं, तो इसके चलते कोई आउटफ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ओवरऑल ज़ीरो हो चुकी है इसकी वैल्यू, तो कोई भी आउटफ्लो होने का अनुमान नहीं है। दूसरी तरफ जो रीबैलेंसिंग है उसके चलते बाकी देशों को फायदा जरूर होता हुआ दिखेगा क्योंकि दोनों इंडाइसेस में इसके 2% का वेटेज है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा। अब MSCI इंडेक्स की अगर बात करते तो इमर्जिंग मार्केट में था और जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे कि चाइना, ताइवान, कोरिया और भारत को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। अगर ये इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, रीबैलेंसिंग होती है इसकी, तो 15 बेसिस पॉइंट से लेके 25 बेसिस पॉइंट जो है वेटेज भारत का बढ़ता हुआ दिखेगा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में और इसका जो फायदा है वो भारत को मिलता हुआ दिखेगा। माना जा रहा है करीब $600 मिलियन के जो इन्फ्लोज हैं वो इसके चलते भारत में आ सकते हैं। ये नया पैसा आता हुआ दिखेगा रीबैलेंसिंग के बाद। और यही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि जो टॉप वेटेज वाली कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ICICI बैंक है, TCS है, HDFC है, इन्फोसिस है, इसको सबसे ज़्यादा फायदा इससे होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दो बड़े डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले फुटसी रसल और MSCI इंडेक्स दोनों से रशिया बाहर हो जाएगा अगले हफ्ते और रीबैलेंसिंग जब तक आएगी तो भारत जैसे देश को सबसे ज़्यादा फायदा होने की बात यहाँ पे की जा रही है। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल के बाजार पर आपको क्या रखनी है खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से हो सकते हैं?
भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल सुस्त ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं। तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कामकाज होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को लेकर ताज़ा खबरें आती है, बातचीत के रास्ते खुलते हैं, कुछ प्रोग्रेस होती है या फिर बात और बिगड़ती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वो है। दूसरा बड़ा फैक्टर कमोडिटीज़ का है। कच्चे तेल के दाम जो तेज़ी से बढ़े हैं उसको लेकर चिंताएँ हैं। तो कच्चा तेल और बाकी मेटल्स, इनके दाम किस तरह से रहते हैं, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड पर भी आपको नजर रखनी है। तो ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार की शुरुआत को प्रभावित कर सकते हैं। तो न सिर्फ अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग, न सिर्फ डाउ फ्यूचर्स का ट्रेड, बल्कि बाकी ये सारे फैक्टर हैं जो बाजारों को प्रभावित करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में हमारे लिए अपना एक फैक्टर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा। कल का आंकड़ा जबरदस्त था, तेज बिकवाली हुई। उससे पहले थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि एफआईज अपना हाथ रोक रहे हैं, बिकवाली का प्रेशर कम कर रहे हैं, लेकिन कल ये कॉन्फिडेंस पूरा हिल गया और इस वजह से भी आज भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों पर गिरावट आती हुई दिखी। तो अब आज एफआईज का आंकड़ा किस तरह का आता है? अगर बड़ी बिकवाली है तो फिर बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल है, और कमज़ोर रहा आंकड़ा तो और गिरेंगे भी। अगर ठीक आया तो फिर थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नीचे की तरफ अब 16,200, 16,350 ये सपोर्ट का काम करेगा। उससे ठीक पहले 16,450 हल्का सपोर्ट है, लेकिन 16,200, 16,350 को सपोर्ट मानकर चलिए कल के लिए। ऊपर में 16,750, 16,800 ये रुकावट की रेंज है, जहाँ पर जाने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आती दिखेगी अगर हम 16,650 के पार निकलकर टिके तो। बैंक निफ्टी 35,000 पर बंद हुआ, थोड़ा सा नीचे 50 पॉइंट, बस ये मेक और ब्रेक लेवल है और यहाँ से 1000 पॉइंट की रिस्क नीचे खुलती है। छोटा सपोर्ट 34,400, 34,600 पर है, लेकिन असली सपोर्ट है 33,900 और 34,000 पर। वहाँ पर जाकर बैंक निफ्टी रुकना चाहिए, यानी कि 1000 पॉइंट की रिस्क और बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ है, और ऊपर भी उतना ही है। 35,500, 35,700 ये रेंज है जहाँ पर जाकर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखती है। उसके पार निकले भी तो 36,000 को पार करना मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर दबाव है बाजारों में, अच्छी खबर का इंतजार है। शॉर्ट कवरिंग अगर हो जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज बाजारों में इस वक्त ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम है, लोग इंट्राडे ट्रेड करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओवरनाइट वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव काफ़ी है, गैप से ऊपर नीचे खुलना और दिन के दौरान बड़ी ट्रेडिंग रेंज देखना, ये बाजार की पिछले कई दिनों से आदत बन चुकी है। इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा सोच समझ कर, संभल कर छोटे ट्रेड करें और बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। निवेशक अपनी जो पोजीशन है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, उसे रिव्यू कर लें, बनाए रखें। अगर किसी तरह की बदलाव पोर्टफोलियो में करने की ज़रूरत है तो ठीक, नहीं तो चुपचाप बैठें, इस वक्त को निकल जाने दें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की सलाह देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेल, कल के ऑप्शन के लिए मेरे पास एक तेजी का स्ट्रेटेजी है और एक मंदी का स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी जारी है तो दोनों तरफ के मूव देखने को मिलते हैं, इसलिए दोनों तरफ के स्टॉक ढूंढे हैं। तो पहला स्टॉक तेजी की तरफ का, आज आईटी सेक्टर में मोमेंटम बना था, ये कंटिन्यू रह सकता है। HCL टेक का 1140 का कॉल 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 45 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के टारगेट HCL टेक के 1140 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड के अंदर इंडिगो है, इंडिगो में चार्ट्स में वीकनेस दिख रहा है, तो 1740 का पुट 100 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 80 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट ऊपर में 120 रुपए से लेकर 130 रुपए तक का 1740 के पुट के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत धन्यवाद सुमित जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। सिद्धार्थ जी, आपके पास आएंगे और समझेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक आज आप सजेस्ट करने वाले हैं? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि आईटी क्षेत्र सबसे अच्छा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि आईटी हम साल के बिगिनिंग से पॉजिटिव थे और अभी भी जो थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी थी आईटी में, तब भी हम पॉजिटिव है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक स्टॉक खरीदना है, वो है कोफोर्ज, जिसका पुराना नाम NIT टेक हुआ करता था। कोफोर्ज पे खरीदारी की राय है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर कुछ आंकड़ों की बात कर ले फाइनेंशियल की, तो 34% प्रॉफिटेबिलिटी में जंप, मार्जिन 15% के करीब आया है 13.7% के सामने, जो मार्जिन में भी इजाफा। इसमें आईटी में एक आंकड़ा रहता है जिसको कहते हैं, ऑर्डर बुक नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टीसीवी करीबन $700 मिलियन के करीब है। हेडकाउंट, क्योंकि आईटी में जिस हिसाब से अब लोगों की एट्रिशन देख रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, इसके हेडकाउंट्स में बढ़ोतरी देखने मिली है, एम्प्लॉइज में बढ़ोतरी देखने मिली है।
वैल्यू क्रिएशन भी हो रहा है क्योंकि इन्होंने एक कंपनी का अधिग्रहण मतलब एक्विजिशन किया था SLK ग्लोबल, इससे भी ये कंपनी को बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपनी का गाइडेंस बहुत तेज है क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि ये साल में भी और जोरदार ग्रोथ हो। तो स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मैनेजमेंट का गाइडेंस दमदार है। कोफोर्ज को खरीदारी की राय है। टारगेट तो आपको याद रह जाएगा 6465 6465 यानी 6,465 रुपए का टारगेट होगा, 6465 का टारगेट होगा। कोफोर्ज 12 महीने के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीदारी की राय। तो 12 महीने के पर्सपेक्टिव से कोफोर्ज में खरीदारी की राय सिद्धार्थ सिडानी की। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।